चलो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीग 11। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम लोग एक लेंदी एंड डीप डिस्कशन करेंगे, जहां पे हम ये बात करेंगे कि इंडियन टीम कैसा परफॉर्म कर रही है ओवर एंड ऑल, एंड एशियन गेम्स एंड वर्ल्ड कप हमारे आगे है। सिलेक्टर्स किस किस को सेलेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, कौन कौन इंजर्ड है एंड किस किस को रखना चाहिए, एंड कहाँ वो डिसीजन थोड़ा सा लैग कर रहा है, ये भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम रखेंगे कि एंड आपके साथ भी डिस्कस करना चाहेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन उस स्क्वाड में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उससे पहले एक बहुत बड़ी खुशी की खबर ये है कि एशिया कप हमारी टीम जीत चुकी है। रोहित शर्मा अपनी ट्रॉफी घर ले आए हैं एंड एक बहुत ही बड़ी जीत उन्हें प्राप्त हुई है, क्योंकि ऑल आउट कर दिया था मोहम्मद सिराज की वो परफेक्ट स्पेल, उनके मतलब उनके करियर का बेस्ट स्पेल था जहाँ तक है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया एंड टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मात्र 6 ओवर में चेस करके 6.1 ओवर्स में हम लोग ने कप उठा लिया। सो मतलब बहुत ही बड़ा मार्जिन है। हमें लग रहा था कि श्रीलंका एक टफ टीम है एंड टफ कंपटीशन भी होगा, बट सिराज, क्योंकि सिराज खेले भी नहीं थे, बांग्लादेश वाले मैच में नहीं खेले थे, तो वो एक मैच के गैप के बाद जो कमबैक उन्होंने किया है। बाकी बॉलर्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हार्दिक पांड्या ने भी 3 विकेट लिए, है ना, तो बहुत अच्छा रहा। बैटिंग तो रोहित शर्मा तो आए ही नहीं बैट करने। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम लोग जीत गए एशिया कप एंड जैसे कि आपने कहा, हम ये भी बात करेंगे कि कहाँ पे लैग कर रही है इंडियन टीम। हमारे को कहीं का छोड़ा नहीं है ये बोलने के लिए कि कहीं लैग कर रही है। हम लोग ने बहुत लंबी स्क्रिप्ट प्रिपेयर की थी, बट कल की जीत के बाद हम लोग को लग रहा है कि हम क्या क्या कट डाउन करना चाहिए कि यार जीत गए, अब क्या बोले हम भी क्या ही बोल सकते हैं कि यार इतना क्लिनिकल विन, इतनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने वो मैच शुरू किया। और वो जब तक हम लोगों को लगा कि यार आराम से रात को 11 बजे तक ये मैच चलेगा, पूरा फाइनल एंजॉय करेंगे, लेकिन वो मैच ख़त्म ही 6-6:30 बजे तक हो गया। और हमारा वो देखना कि भाई बहुत ही एक क्लोज मैच देखने को मिलेगा, या फिर एक इंडियन टीम की पूरी टीम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लेकिन एक अकेले बंदे ने, मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें लेके, एक ही ओवर में 4 विकेटें लेके वो गेम वहाँ पे ख़त्म कर दिया। ऑब्वियसली उसके अलावा भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा मेगा इवेंट वर्ल्ड कप अब हमारे सामने है, इंडियन टीम के सामने है। तो अब उसके बारे में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। एशिया कप अब हो चुका है, वो हम जीत चुके हैं, काफ़ी अच्छी बात है। 5 साल बाद 2018 में एक मल्टीनेशनल ट्रॉफी इंडियन टीम जीती थी, एशिया कप भी जीती थी यूएई में जो हुआ था बांग्लादेश के अगेंस्ट फाइनल, आपको याद होगा। उसके बाद अब 5 साल बाद हम जीत रहे हैं रोहित शर्मा की कैप्टनसी में फिर से। रोहित शर्मा ने अच्छी कैप्टनसी यहाँ पे इस स्पेसिफिक टूर्नामेंट में दिखाई है। जैसे कि हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर कैप्टनसी उन्होंने दिखाई है इन टर्म्स ऑफ बैकिंग अप प्लेयर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बैक किया है। आप देख रहे हैं केएल राहुल को किस हिसाब से बैक किया गया है, श्रेयस अय्यर को जो अभी फिलहाल वापस आने के बाद भी फिर से अनफिट हो गए हैं, उनको किस हिसाब से बैक किया जा रहा है। अक्षर पटेल जैसे प्लेयर को लगातार चांस दे दे के उनकी बैटिंग इतनी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया। ऑब्वियसली उनकी बॉलिंग में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन देते हैं अक्षर पटेल आपको, आपकी पूरी ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन में उनको बैक किया जा रहा है। सूर्य कुमार यादव को जो कंसिस्टेंटली ओडीआई में जिनकी एवरेज 24-25 पे है, उनको भी वो कंसिस्टेंटली, क्योंकि वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है, तो आप रोहित शर्मा की तरफ से बैकिंग देख रहे हो। तो रोहित शर्मा इस हिसाब से एक अच्छा लीडर, एक फैमिली की तरह टीम को वो लेके चल रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी इनसाइड स्टोरीज भी सुनी किस हिसाब से टीम आजकल एक दूसरे के साथ बॉन्ड करती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी एक अच्छा लीडरशिप ग्रुप वहाँ पे बना दिया है रोहित शर्मा ने। और उस हिसाब से आप देख भी रहे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ में ऑब्वियसली हारने के बाद आप यहाँ पे एशिया कप में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान जैसी टीम को 228 रन से हराते हैं, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और ऑब्वियसली आप श्रीलंका को तो अपने 50 रन पे ऑल श्रीलंका विल बी लाइक मुझे क्यों तोड़ा। एग्जैक्टली। तो अब हम देख रहे थे कि यार अब क्या हम नया कुछ चेंजेस हमारे को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड आपको पता है जल्दी आने वाली है। जिस टाइम तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी उस टाइम तक ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड आ चुकी होगी वहाँ पे। तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि कुछ शायद 1 या 2 चेंजेस होंगे। जैसे कि हम जानते हैं अक्षर पटेल अवेलेबल नहीं होंगे। श्रेयस अय्यर की फिटनेस टेस्ट की जाएगी इस ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप।
और काफ़ी सारी नई अलग अलग चीज़ें, या फिर आप देखेंगे कि विराट कोहली जैसे प्लेयर को शायद रेस्ट किया जाए 1 या 2 मैचेस में, कुछ बड़े प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाए और बाकी सारी कॉम्बिनेशंस को इन इंडियन पिचेस पे जहाँ पे मैचेस होने वाले हैं, मोहाली, इंदौर, होलकर स्टेडियम, सौराष्ट्र में मैच होने वाला है, तो वहाँ पे भी उस हिसाब से जज करने को वहाँ पे देखेंगे कि क्या होने वाला है क्या नहीं। मुझे लग रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही रेस्ट करेंगे, पूरी सीरीज के लिए तो नहीं, लेकिन 1-2 मैचेस के लिए जरूर करेंगे। एंड मेन बात यह है कि श्रेयस अय्यर को उनको खिलाना थोड़ा ज़रूरी भी पड़ जाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत लंबे गैप के बाद वो वापस आए थे। उन्होंने कपल ऑफ मैचेस खेलने के बाद दोबारा इंजर्ड हो गए हैं, तो फिर वो प्रैक्टिस जो होने चाहिए एंड वो कॉन्फिडेंस होने चाहिए रहेगा, वो इस सीरीज से ही आएगा, क्योंकि उसके जस्ट बाद हमारा वर्ल्ड कप लगा हुआ है। एग्जैक्टली। तो फिर वो प्रैक्टिस होने बहुत ज़रूरी चाहिए रहेगी। एंड अगर वर्ल्ड कप स्क्वाड में रहना है तो वहाँ देखिए रोहित शर्मा बैक तो कर ही रहे हैं उनको, लेकिन कहीं ना कहीं उनको परफॉर्म करके भी दिखाना पड़ेगा, तभी वो चीज़ सपोर्टेड हो भी पाएगी। रोहित शर्मा के लिए भी पॉसिबल रहेगा कि उनको बैक, नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, बट ये है कि वो परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली है बहुत टाइम से, 100% नहीं देखने को मिली है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम थोड़ा ना एशिया कप रिव्यू करते हैं कि एशिया कप के जो 3 या 4 मैचेस इंडिया ने खेले हैं, नेपाल वाले मैच को हम एक्सक्लूड कर देंगे कि नॉट बिकॉज टीम एक नेपाल एक रेगुलर खेलने वाली टीम नहीं है, बिकॉज वो एक छोटा मैच हुआ था 20 ओवर का, एट द एंड 20 ओवर का मैच आपको देखने को मिला था इंडियन टीम की बैटिंग जब आई थी। तो उस मैच के अलावा जो मैचेस हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान वाला पहला मैच जहाँ पे 266 रन, वहाँ पे आपको पॉजिटिव्स मिले हार्दिक पांड्या और ईशान किशन में। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने वो 66 फॉर 4 से लेके जो 266 तक आपका स्कोर पहुंचाया, वो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर पॉजिटिव निकल के आ रहा है इस एशिया कप से, क्योंकि ईशान किशन मिडिल ऑर्डर 82 और हार्दिक पांड्या आप जानते हैं ओवरऑल इस एशिया कप में बॉलिंग से काफ़ी बेहतर कर रहे थे। बैटिंग में वो पाकिस्तान की सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, 100 रह गया था दोनों ही प्लेयर्स का, और वहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट एक रिस्पेक्टेबल से भी थोड़ा ऊपर स्कोर पे उस पिच के हिसाब से पहुंचा दिया था हार्दिक पांड्या। समटाइम्स आई वंडर कि हार्दिक पांड्या को देख के ऐसा नहीं लगता है कि आप अगर उन्हें इंडिविजुअल देखोगे तो उनको देख के नहीं लगता है कि इतना अच्छे इनके स्टार्ट्स होंगे या फिर इतना अच्छा परफॉर्म करके दे पा रहे होंगे, बट हमने ये जरूर देखा है कि हार्दिक पांड्या जब जब इंडियन टीम को जरूरत पड़ी है तो उन्होंने 10 में से 8 मैच में अच्छा परफॉर्म किया ही किया है, जब उनके शोल्डर्स पे लोड आया है तो तभी उनके स्टार्ट्स इतने अच्छे भी हैं। एंड अब ईशान किशन के साथ जब उन्होंने वो मैच खेला तो ईशान किशन ने भी अपनी जगह काफी हद तक वर्ल्ड कप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी किया उन्होंने, तो वो एक यूनिटी भी दिखाई देती है कि आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप एक हाई प्रेशर मैच खेल रहे हो पाकिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट, जहाँ पे आपकी टीम नीचे लगी हुई है और वहां से आप एक रेस्पेक्टेबल, लग तो यार हमारे को ये लग रहा था कि 300-310 पहुंच जाएगा उस दिन, वो तो एंड में बहुत जल्दी, लेकिन 266 भी बहुत बड़ा स्कोर है, बहुत बड़ा, क्योंकि जब विकेट स्टार्टिंग में गिर गए थे तो 200-180 भी बहुत मुश्किल लग रहा था। 3-4 विकेट गिर गए श्रेयस अय्यर के विकेट के बाद जब उनका कैच हो गया, बॉल भी अच्छी थी, शॉट भी अच्छा था, बट वो कैच भी बहुत उतना ही बढ़िया था जब श्रेयस अय्यर आउट हुए। तो मेरे को लगता है कि ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस स्पेसिफिक मैच में, ये दो प्लेयर्स काफी अच्छे पॉजिटिव निकल के आए। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे को हम लोगों ने श्रीलंका, बांग्लादेश और अगेन पाकिस्तान को खेला। पाकिस्तान वाले मैच पे फिर से आते हैं, हंसी आ जाती है वो मैच पे बात करते करते, जब हम लोगों ने 356 रन मारे थे। अगेन रोहित शर्मा, शुभमन गिल एक और अच्छा, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, रोहित शर्मा के 3 लगातार हाफ सेंचुरीज, शुभमन गिल की सेंचुरी, वो बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस थी, टेक्निकली काफ़ी साउंड परफॉर्मेंस थी वो, और काफ़ी अच्छे शॉट्स लगाए थे उन्होंने। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि बाकी आप पूरी टीम को देखें तो बांग्लादेश के अगेंस्ट पूरी टीम कोलैप्स ही करी थी। अगर आप देखें तो 120 रन के ऊपर शुभमन गिल ने लगाए थे, लेकिन बाकी टीम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई वहाँ पे, और वो मैच हम हार गए। शुभमन गिल एक पॉजिटिव वहाँ से आ जाते हैं। आपको फिर विराट कोहली, केएल राहुल के जो 100s पाकिस्तान के अगेंस्ट रहते हैं वो वहाँ पे पॉजिटिव आ जाते हैं। कुलदीप यादव ऑब्वियसली प्लेयर ऑफ द सीरीज जो उनको मिली है, 9 विकेटें उन्होंने जितकाई हैं। सिर्फ मैं ऑब्वियसली बहुत मैचेस खेले हैं, लेकिन 2 मैचों में 9 विकेटें उन्होंने जितका दी थी। मतलब आप ये समझिए कि ओवर पावर किया है सामने वाली टीम को, क्योंकि वहाँ पे उस पॉइंट पे इतने बड़े मैच में वो 5 और 4 विकेट लेना इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग। मतलब पूरी तरीके से ओन किया है सामने वाली टीम को, एंड बड़े विकेट्स भी लिए हैं, ये नहीं कि आपने मिडिल ऑर्डर या फिर बॉलर्स के विकेट लिए हैं, क्रूशियल मोमेंट्स पे उन्होंने विकेट लिए हैं, बहुत ही अच्छी स्पिन भी कर रही थी बॉल। यही हम उम्मीद भी रखते हैं उनसे कि कुलदीप यादव जैसे ही आए आपको एक बेहतर
सिचुएशन में ला के दे दे। अगर आप नीचे लगे हुए हो तो आपको उस टाइम पे 1 या 2 क्विक विकेट्स, कल भी आपने देखा कि 1 ओवर जब उन्होंने करवाया था, सिर्फ 1 ही ओवर कराया था उस फाइनल मैच में, वहाँ पे भी वो थोड़े ऑब्वियसली दो ही विकेट बची थी, लेकिन वो उस टाइम पे भी थोड़ा ट्रबल कर रहे थे क्योंकि बॉल उनकी उस हिसाब से आती है, वो फ्लाइट देते हैं उस हिसाब से, या फिर वो गुगलीज करने की कोशिश करते हैं, तो वो काफ़ी बेहतर निकल के, कुलदीप यादव एक प्लेयर निकल के आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये भी। अब रोहित शर्मा की बात कर ली, शुभमन गिल की बात कर ली, विराट कोहली, केएल राहुल की कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस, कि अगर आपको याद होगा वो श्रीलंका के अगेंस्ट भी इंडिया की टीम नीचे लगी हुई थी इन द फर्स्ट इनिंग्स, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 214 रन मारे थे, वहाँ पे भी केएल राहुल की ही एक पारी ऐसी थी जो पूरे के 11 प्लेयर्स में से सबसे अच्छी लगी थी, क्योंकि टेक्निकली इतना अच्छा खेले थे वो, इतने अच्छे से उन्होंने वो जमा लिया था अपने आप को, तो अनफॉर्चुनेटली वो उस हिसाब से आउट हो गए, वरना वो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा कैपिटलाइज करके काफ़ी अच्छे रन्स वहाँ पे भी स्कोर कर सकते थे हमारे हिसाब से। एंड ये बताता है कि मतलब ये एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इतने टाइम से आप बैक कर रहे हो किसी को, एंड वो आके इतना अच्छा परफॉर्म कर ले जाएं, तो उनकी क्लास को भी बताता है कि वो मतलब एट दी एंड तो है, तो मतलब क्लास अपार्ट है ना, बिल्कुल वो कब से परफॉर्म करते आ रहे हैं, अगर इतने टाइम बाद अगर वापस आ रहे हैं, एंड ऐसी परफॉर्मेंस एशिया कप में ऐसा तो नहीं कि बहुत छोटे मैचेस थे, पाकिस्तान को हराया, फिर उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट भी अच्छा बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं कर पाए थे, बट बाकी मैचेस उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किए हैं। और आप देखिए, अब हमने आपको रियलाइज नहीं हुआ होगा हम किस हिसाब से हम रैंडमली प्लेयर्स का नाम ले रहे थे। विराट कोहली की बात हमने कर ली, रोहित शर्मा की बात हमने कर ली, शुभमन गिल की बात हमने कर ली, केएल राहुल की बात हमने कर ली, ईशान किशन की बात हमने कर ली, हार्दिक पांड्या की बात हमने कर ली, उसके बाद हम लोगों ने अक्षर पटेल की बात कर ली, टॉप 7 प्लेयर्स की बात हमने कर ली जो कि पॉजिटिव्स निकल के आए हैं, और यही टॉप 7 प्लेयर्स पे हम रिलाय भी। इवन इनफैक्ट कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह रेगुलरली नई बॉल से स्विंग मिलता है, एक ना एक विकेट आपको झटका के दे ही रहे हैं वो स्टार्टिंग के अपने 2 या 3 ओवर्स में। कल भी आपने देखा पहली विकेट उन्होंने ही ली थी, उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ कि भाई विकेट पे विकेट। जसप्रीत बुमराह देखिए, अगर आपको विकेट नहीं भी लेके देते हैं, मैं कहता हूँ अगर पहले 5 ओवर में, लेकिन वो बैटर्स को परेशान जरूर डर रहता है, जसप्रीत बुमराह का डर रहता है, चाहे वो फॉर्म में हो ना हो, इंजर्ड हो, अगर वो लंगड़ाते हुए भी बॉल कराने आएंगे यार, उनको लगेगा कि यार बॉल तो बुमराह करा रहा है। मतलब वही बात है कि जैसे ट्रेंट बोल्ट से आप डरते आ रहे थे पहले 5 ओवर्स में, अब वही बात है कि जसप्रीत बुमराह उनको कह रहे हैं कि जाके देख रिकॉर्ड में। वही बात है एग्जैक्टली। तो अब ये पॉजिटिव्स आपको हमने सारे बता दिए। एक प्रॉब्लम है 100% रविंद्र जडेजा एक प्रॉब्लम निकल के आती है, क्योंकि बैटिंग से वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। नेपाल के अगेंस्ट 3 विकेट ली थी उन्होंने, वो बीच में ऑब्वियसली एक नया विकेट ले लेते हैं, अच्छा सा सेटअप करके एक अच्छी विकेट लेके दे देते हैं आपको, लेकिन बैटिंग के लिए जिसके लिए हम लोगों ने इंडियन टीम ने उनको उस पोजीशन पे प्रेफर किया है काफ़ी देर से ऊपर, उनकी वजह से अक्षर पटेल को भी लगता है कि यार मैं रविंद्र जडेजा की शैडो में खेल रहा हूँ, तो वहाँ पे जडेजा एक प्रॉब्लम है जो मेरे हिसाब से लगता है वो अभी धीरे धीरे ठीक कर भी लेंगे अपने आप को, इंडिया में थोड़ा बेटर परफॉर्म करेंगे बैटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। स्पेसिफिकली अगर हम वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें तो देखिए जडेजा ऐसे प्लेयर हैं जो कि मतलब एक्सट्रीमली गुड भी परफॉर्म कर चुके हैं इंडिया के लिए, एंड आईपीएल में भी हमने देखा था कि मतलब किस तरीके से टीम उन पर रिलाई कर सकती है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही छोटा एक बैट फेज उनका चल रहा है या बैट फॉर्म चल रहा है, जो कि बहुत ही जल्दी वो ओवर पावर भी कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने देखा है कि वो फील्ड के साथ, बॉल के साथ, बैट के साथ, ही इज एन परफेक्ट ऑलराउंडर वी हैव इन आवर टीम। तो मतलब उन पे हम काफ़ी ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, हमें वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल उन पे करना भी चाहिए 100%। और अब देखिए जैसे अब अक्षर पटेल बाहर हो गए हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी आ गए हैं, तो वॉशिंगटन सुंदर को किस हिसाब से रोहित शर्मा अब ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, अगर लेते हैं तो किस हिसाब से यूज़ करते हैं, क्या रविचंद्रन अश्विन आपको एक पोटेंशियल, जैसे कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वो उनसे टच में है, क्या वो आ सकते हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड में, क्या ये चेंजेस हो सकते हैं, ये भी हमारे को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। और जैसे भी देखने को मिलेगा हम आपको ये चीज़ आपको बता देंगे, हम आपके साथ फिर और भी बातें करेंगे क्या होने वाला है। तो अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव्स हमारे को देखने को मिल गए हैं, ये चीज़ हमारी पूरी तरह से सक्सेसफुल एशिया कप निकल के आया है। हमारे पास जो इंडियन टीम के पास जो एशिया कप में आने से पहले जो थोड़े क्वेश्चंस थे वो थोड़े सॉल्व होते हुए नजर आए हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में अभी भी 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते में 2-2.5 हफ्ते बाद आपका पहला मैच खेलना है, तो ये चीज़ भी आपको देखनी है कि कोई इंजर ना हो,
कोई फिर से प्रॉब्लम ना खड़ी हो, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेस्ट आपको देना है अपनी प्लेयर्स को, आपको रिस्पेक्ट करना है। जो फैंस बोलते हैं कि यार रेस्ट क्यों दे रहे हो, रेस्ट क्यों दे रहे हो, उन चीज़ों को तो डेफिनेटली नहीं सुनना चाहिए। बिल्कुल भाई बुमराह एंड श्रेयस अय्यर को तो बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि अय्यर को टेस्ट करना चाहिए और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेस्ट देना चाहिए। अब वर्ल्ड कप पे आ जाओ, वर्ल्ड कप की स्क्वाड हमारे को पता है यही रहने वाली है। अगेन अक्षर, अश्विन, सुंदर, ये रिवॉल्व होता रहेगा। अय्यर की जगह या तो आप संजू सैमसन को, मेरे हिसाब से तिलक वर्मा को तो नहीं देना चाहिए चांस। मेरे हिसाब से इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप उनको वर्ल्ड कप की स्क्वाड में, क्योंकि 9 मैचेस। यही डिस्कस आर्यन आपके साथ करना चाह रहा था कि जो सेलेक्टर्स हैं, है ना, तो जैसे सेलेक्टर्स ने काफी बड़े बड़े डिसीजंस लास्ट 3 मैचेस में ही ले लिए इंजर्ड होने के बाद प्लेयर्स के। सो मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा था कि मेरे हिसाब से देखिए, तिलक वर्मा आए, अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट, इंडिया के लिए T20 खेल भी चुके हैं। बट आप एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में, मतलब ICC लेवल का टूर्नामेंट है ये, ठीक है, तो आप उन्होंने एक भी ODI मैच नहीं खेला इंडिया के लिए, तो आप सीधे उस टूर्नामेंट में आप लेके आ रहे हो एक डेब्यूटेंट को, एंड एक इम्पोर्टेंट ही मैच था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि नॉकआउट मैच था। तो फिर मुझे ये डिसीजन उनका नहीं समझ में आया, क्योंकि आप संजू सैमसन को बैकअप में रख चुके हो, तो आप क्यों नहीं उनको यूज कर लेते हो, या फिर और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं आपके पास। मतलब देखो, आपको 9 मैचेस खेलने होते हैं वर्ल्ड कप में। 9 मैचेस में से चलो मैं मानता हूँ, आप मान लीजिए कि नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान में भी टू सम एक्सटेंट इंपॉर्टेंट ना लगे आपको, थोड़ा हल्का मैच लगे वो, लेकिन फिर भी आपको 9 मैचेस में आप सेम, मेरे हिसाब से तो आप सेम 11 नहीं खिला सकते। आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, रेस्ट देना पड़ेगा, ताकि आप जब आप सेमीफाइनल और फाइनल में जाए तो आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वो फिट रहें और उस हिसाब से उस कंडीशन में वो आपको हेल्प कर सके। तो जो 9 मैचेस में जो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हो सकते, उनकी जगह जो प्लेयर आएंगे वो भी इक्वली उतने ही गुड होने चाहिए जितने आपके प्लेयर उस स्पेसिफिक 11 में, मेन 11 में खेलते हैं। तो टॉप 15 इसीलिए आपकी वो मेन 15 होती है, वो कोई एक्स्ट्रा 4 प्लेयर्स नहीं होते हैं, वो आपका मेन स्क्वाड इसीलिए बोली जाती है। तो आपको वो प्रायोरिटी में 100% रखना पड़ेगा, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो। आप अगर कोई रिप्लेसमेंट लेके आ रहे हो तो वो भी टॉप क्लास होना चाहिए। एग्जैक्टली द पॉइंट कि तिलक वर्मा जैसे इनएक्सपीरियंस प्लेयर को आप नहीं ला सकते हो। मतलब संजू सैमसन को ट्राई कीजिए। संजू सैमसन एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ ODIs खेले हैं, अच्छा खासा रिकॉर्ड है, अच्छे, बहुत ही ज्यादा टेक्निकली बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, स्पिन के बहुत ही अच्छे प्लेयर। अगर हम बाकी सबसे कंपेयर करें, आप सूर्य कुमार यादव को देखें, वो स्वीप शॉट बार बार आउट हो रहे थे। वो सूर्य कुमार यादव भी मेरे हिसाब से तो इस ODI की सेटअप के लिए सही नहीं है। काफ़ी मैचेस हैं, चेन्नई में मैच है, वहाँ पे स्पिन इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में मैच है, वहाँ पे स्पिन इंपॉर्टेंट है। बात ये है ना कि आप 15 का स्क्वाड जब सेलेक्ट कर रहे हो वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में, तो वो बाकी जो 4 आपके बंदे बाहर बैठेंगे, जो प्लेयर्स होंगे, तो आप उनपे भी 100% रिलाई कर पाओ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो बेंच पे ही बैठने जा रहे हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो उनको अच्छा खेल के दिखाना भी पड़ेगा। अचानक से वो प्रेशर डालना प्लेयर पे, वो भी एक ठीक बात नहीं है। जब जैसे सूर्य कुमार यादव को आपने उस दिन खड़ा करा दिया, नो डाउट उन्होंने देखिए कुछ शॉट्स अच्छे मारे, लेकिन वही बात है कि वो इलोंगेटेड पारी जो एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग जब जरूरत पड़ती है, वो चीज हम सूर्य कुमार यादव से अभी एक्सपेक्ट मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। सिर्फ 250 एंड 24 की एवरेज है, हम जानते हैं किस हिसाब से वो परफॉर्म करते हैं ODIs में। एक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है सूर्य कुमार यादव। डेफिनेटली यार T20 में तो नंबर 1 प्लेयर वो हैं ही। जिस आपके वो शॉट्स खेलते हैं वो अनबीटेबल हैं उस फॉर्मेट में। लेकिन यहाँ पे आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो रन बॉल फॉर्मेट में आपको बेहतर करके दे, लंबा परफॉर्म करके दे। तो सूर्य कुमार यादव वहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बाकी आप रोहित शर्मा और अजीत अगारकर जो आपके सिलेक्टर्स हैं वो बताएंगे कि किस हिसाब से वहाँ पे टीम में थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। हमारे हिसाब से तो यार अक्षर पटेल की जगह वाशिंगटन सुंदर कोई बुरा कुछ वो नहीं है, लेकिन अक्षर पटेल बेहतर रहेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सेटअप में है। तो आप प्रेफर करेंगे कि उनकी फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देके उनको वापस लेके आया जाए। और अय्यर पे भी सेम उनकी फिटनेस पे, क्योंकि अय्यर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं ODI फॉर्मेट के लिए, क्योंकि वो नंबर 4 पे काफ़ी ज़्यादा टाइम से अच्छा स्कोर करते आ रहे हैं। आपको पता भी है इस साल भी उन्होंने सबसे ज़्यादा रन ODI में श्रेयस अय्यर के ही थे। लगातार 70-80 प्लस स्कोर्स वो मारते हैं, सेंचुरीज भी मारी हुई है उन्होंने। तो श्रेयस अय्यर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगर आपको रिप्लेस करना भी है श्रेयस अय्यर को, तो मेरे हिसाब से प्लीज डू ट्राई संजू सैमसन, क्योंकि वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, कैप्टन रह चुके हैं राजस्थान रॉयल्स के, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, फाइनल तक भी गई थी इस बार शायद।
तो मतलब वो बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको आप ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, राइट? नहीं, संजू सैमसन को तो बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। वो ऑब्वियसली 100% वो देते हैं, अपना 100% देते हैं। वो कभी वो चल नहीं पाती चीज़, वो कभी कभी ऐसे शॉट्स खेल लेते हैं कि जो जिसकी ज़रूरत उस टाइम पे नहीं होती है, अच्छा खासा सेट होने के बाद ऐसे शॉट्स खेल लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। 30-40 मारने के बाद वो फिर आउट हो जाते हैं, तो वो नहीं चाहिए। लेकिन मैं तिलक वर्मा से ऊपर तो ऑब्वियसली उन्हीं को प्रेफर करेंगे, सारे लोग, सभी लोग उसी को प्रेफर करेंगे। तो अब हम होप ये करते हैं कि वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड है वो हमारे पास है। 1 या 2 चेंजेस के बाद हमारे जो मैचेस हैं, स्टार्टिंग के 5 मैच अगर आप देखें तो उसी में आपको ऑस्ट्रेलिया को खेलना है, न्यूजीलैंड को भी खेलना है, फिर उसके बाद इंग्लैंड आएगी, साउथ अफ्रीका आएगी, पाकिस्तान को भी खेलना है। पाकिस्तान को खेलना है। पाकिस्तान से तो डर नहीं रहा, देखते हैं क्या होता है। शाह इंजर्ड हो गए, बाहर हो गए, मोस्ट प्रोबेबली ये भी ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। नसीम शाह इज मोस्टली आउट, और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप के लिए वो बाहर हैं। हैरिस रऊफ भी आपको पता है इंजरी से आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है इंडिया के बैट्समैन ने, कि इसमें कोई बोलने में कोई शक तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा कूटा था उनको, बहुत ज्यादा मारा है। 2 सेंचुरीज पड़ गई, तो मतलब बॉलर नो डाउट वर्ल्ड टॉप क्लास बॉलर है, टॉप क्लास बहुत ज्यादा मारा है। बट हमारे बैटर्स ऑब्वियसली अपर एज पे निकल के आए थे उस मैच में। मोमिन शकीब को तो आप सब जानते ही होंगे, उनको अभी उनकी भी बोलती बंद करा दी है। ऐसा हम लोगों ने, इंडियन प्लेयर्स ने मारा है पाकिस्तानी प्लेयर्स का, तो वहाँ पे डर नहीं रहा है। अहमदाबाद की में शुभमन गिल तो आपको पता ही है, फिर प्रिंस है वो। लेकिन प्रिंस की इमेज, मतलब इमेज क्या, मैं तो कहूंगा कि ये एशिया कप उनके लिए बहुत अच्छा रहा। एंड उन्होंने नो डाउट बहुत, जैसे हमने पहले बात करते आ रहे थे कि प्रिंस ऑफ अहमदाबाद हैं, लेकिन उन्होंने ये मतलब फिर से प्रूव कर दिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इंडिया में, इंडिया खेलते हुए, तो वो दिखाई है उन्होंने। बिल्कुल इस यहाँ पे जो हम लोगों ने इनिंग्स देखी है, वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबली वो इनिंग खेली थी। वो काफी देख के हमारे को अच्छा लगा। वो नॉर्मल T20 वाली सेंचुरी नहीं थी कि मारा 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 और फिर एंड में बांग्लादेश वाली जो उनकी जो सेंचुरी थी, तब तो कोई भी टेक्निकली बहुत ही अच्छी और रिस्पॉन्सिबल वो सेंचुरी थी। तो अभी के लिए फिलहाल ये था हमारा डिस्कशन हमारे आने वाले वर्ल्ड कप के लिए। और भी आपके साथ रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही हम वीडियोस लेके आते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे। तो होप करते हैं कि आप हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।